के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछे 9136934058 पर सवाल भेजें। अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने मेहमानों से परिचय करवा दें जो आपके आज सवालों के जवाब देंगे। रवि देवरा हैं कुंवरजी ग्रुप से और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात होगी जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में कोहराम मचा हुआ है। ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी में चौतरफा बिकवाली दिख रही है। क्रूड 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, कॉपर 20 महीने के निचले स्तर पर है, जिंक 10 महीने के निचले स्तर पर है, कॉमेक्स पर सोना मार्च 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। तो एक चौतरफा बिकवाली का माहौल पूरे ही कमोडिटी मार्केट में बना हुआ है। केडिया जी, क्या लग रहा है, कितनी गिरावट यहाँ से और उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या मंदी की चिंता यहाँ पर हावी हो रही है? डिमांड घटने की आशंका है? चीन और यूएस दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं? कितनी गिरावट आप उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से? नमस्कार। देखिए, डेफिनेटली मार्केट में जो मंदी का माहौल है वो ऐसा नहीं कि कल की कल ही आई है। हमने 1 मई से इनफैक्ट देखा, मई, जून और जुलाई के ये 15 दिन हो चुके मोटा मोटी 2.5 महीने से कंटिन्यू गिरावट है। जिस ढंग से इन्फ्लेशन, इनफैक्ट कल भी हमने देखा यूएस से जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं वो काफी ज्यादा बढ़कर आए हैं। नो डाउट यूएस प्रेसिडेंट ने भी इस चीज को कहा है कि ये बहुत ही आश्चर्य है कि इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है। जिस ढंग से कच्चे तेल भी अब हम देखते हैं $100 के नीचे आ चुका है। तो मुझे लगता है एज ऑफ नाउ जो कंसर्न बन रहा है वो बाइंग को लेकर बन रहा है। भाव तो नीचे आ चुके हैं, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे है, बट वो कॉन्फिडेंस इसलिए बिल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि एक तरफ रिसेशन के फियर्स अभी भी बने हुए हैं और कहीं पे भी अगर हम चाइना की भी बात करें तो चाइना 1 जून से ओपन अप हो चुका था, बट अभी भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने की वजह से फिर से रेस्ट्रिक्शंस लगने चालू हो चुके हैं। तो जो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है और साथ में डॉलर इंडेक्स का तेज होना, ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखिए कोई भी करेंसी तेज कब होती है? जब उस इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ती है, सेल्स बढ़ते हैं, रिटेल सेल्स है, हाउसिंग सेल्स है, जॉब अच्छे हैं, तब बढ़ते। बट इसके विपरीत अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स 108.50 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है 20 साल के हाई पे। तो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिसमें सेफर बाइंग ज्यादा करके हम गोल्ड को मनाते हैं, बट अब डॉलर की तरफ जा रहा है जिसकी वजह से पूरे कमोडिटी पैक के अंदर जबरदस्त गिरावट। तो मुझे लगता है कि जो 27 तारीख की जो मीट है यहाँ पे 1% का रेट हाइक और हो सकता है जिसके चलते कमोडिटी में गिरावट है। और 27 की जो मीट होगी उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर एक स्टेबिलिटी दिखने लग जाएगी क्योंकि डॉलर इंडेक्स ओवर स्ट्रेच हो चुका है एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक 27 जुलाई की जो रेट हाइक होगी उसके बाद कुछ रिलीफ आने की उम्मीद है कमोडिटी मार्केट में। रवि जी, आपको क्या लग रहा है, कितनी गिरावट की उम्मीद आप यहां से और कमोडिटी कीमतों में कर रहे हैं या हो चुका है? जितनी गिरावट आनी थी अब यहां से रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? किस तरह से पोजिशनल ट्रेडर्स को आप क्या सलाह दे रहे हैं और किस तरह से सतर्क रहें, क्या करे ट्रेडर? जरूर से कमोडिटी में देखें तो जो सारे चीजें हैं वो बुलियन हो, मेटल हो या एनर्जी पैक हो, नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में तीनों पैक, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी सब जगह अक्रॉस द गिरावट है। लिक्विडिटी का सबसे बड़ा इश्यू था क्योंकि लिक्विडिटी अब एक्सपेंसिव भी है और अवेलेबल भी कम है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये हेडविंड्स जारी रहेगी। हालांकि ब्रॉडली मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से एक्शंस ले रहे हैं ग्लोबली, अभी तक प्राइस करेक्शन का माहौल था, अब टाइम करेक्शन का माहौल आएगा। जैसे अजय जी ने बताया, आई थिंक अभी मार्केट 27 को जो फेडरल रिजर्व की मीट है उसके पहले थोड़ा बहुत मार्केट एक ही रेंज में वोलेटाइल होगा। नेक्स्ट वीक बैंक ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड बैंक ऑफ जापान की मीट है। तो मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा डेटा ड्रिवन रहेगा एंड वोलेटिलिटी प्रिवेल करेगा। अब वन साइडेड करेक्शन थोड़ा बहुत लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा थमेगा। थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग अगर पोजिशनल ट्रेड पे देख रहे हो तो थोड़ा बहुत लोअर लेवल से ये जो फेड मीट है उसके बाद आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। बट टिल द मीटिंग मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में वुड बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जो 10-15 दिन का पोजिशनल ट्रेड करते हैं वो लोग अभी भी कुछ भी यहाँ से उछाला है तो उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के दौर पे देख सकते हैं। जो लोग ज्यादा पोजिशनल है, 1-2 महीने का ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग फेड के इवेंट के पहले जो भी करेक्शन आता है उसको एक बाइंग के अपॉर्चुनिटी के दौर पे देख सकते हैं। ओके, चलिए बात रुपए की कर लेते हैं। रुपए की भी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। 79.92 आज का नया निचला स्तर देखने को मिला और बाकी करेंसी के मुकाबले हालांकि अभी भी हम बहुत ज़्यादा नहीं टूटे हुए, लेकिन इस साल 7.25% तक की गिरावट आ चुकी है। केडिया जी, कितनी गिरावट रुपए में यहाँ से और दिख रही है या यहाँ से अब रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं?
फ्रैंकली मैं आज वापस रुपए का ही चार्ट देख रहा था, जहां पे राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट आया था करीबन 77 के करीब, जो मुझे लगता है कि जाकर 80.40 से लेकर 80.80 तक का लेवल दिखा रहा है। इसका मुख्य कारण अगेन डॉलर इंडेक्स ही है। जिस ढंग से एकाएक हमने डॉलर इंडेक्स में जो ब्रेकआउट देखा है, ये कहीं ना कहीं रुपए को कमजोर। डोमेस्टिक मार्केट के फ्रंट पे अगर हम देखें तो ना ही जॉब डेटा हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब है। दूसरा, अगर हम क्रूड की भी बात करें तो ऑलरेडी हमारे जो कंटेंट्स है, जैसे रशिया से हम जो ले रहे हैं वो काफी डिस्काउंट में ले रहे हैं। तीसरा, 2 दिन पहले जो आरबीआई ने स्टेप लिया है कि फॉरेन ट्रांजैक्शन हम रुपये में कर सकते हैं, तो ये जो सारे स्टेप लिए जा रहे हैं, इसका एक पॉजिटिव असर रुपये पे पड़ना चाहिए। बट जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स नॉन स्टॉप चल रहा है, वो कहीं ना कहीं रुपये पे गिरावट है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ 80-40 तक का लेवल मुझे लगता है स्पॉट में रुपया दिखा सकता है। बट ध्यान रखिए, अगले 15 दिन के अंदर अंदर हम एक शार्प रिवर्सल आते हुए देख पाएंगे डॉलर इंडेक्स में भी और रुपये में भी, बिकॉज फेड का जो ये मीट का रहेगा आने वाला 1% के आसपास का जो रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी प्राइजेस फैक्टर इन कर चुके हैं। तो अगले 15 दिन के अंदर रिलीफ आने की बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि आरबीआई भी काफी इंटरवेन कर भी रही है साथ साथ में, और स्टेप्स भी ले रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है 80-20 80-40 का जो जोन है स्पॉट में, वहां तक दिखा सकता है, बट रिवर्सल की गुंजाइश 10-12 दिन में ज्यादा है। चांदी भी करीब करीब 23 महीने के निचले स्तर पर है इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है। चांदी अब किस तरह का प्रेफर्ड वेट है क्या, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ चिंतन हरिया साहब भी हैं, हेड है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजी के आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी से हैं। सर, चांदी जिस तरह से गिरावट आई है, सिल्वर ईटीएफ हालांकि इस साल लॉन्च हुआ है, लेकिन अभी तक लोगों को निराश ही किया है सिल्वर ईटीएफ ने। क्या अब सही लेवल आ गया है सिल्वर ईटीएफ के लिए, सही वक्त है एंट्री का? तो हम हमेशा से कहते हैं कि एसेट एलोकेशन में आपके पास इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सभी का एक अच्छी मात्रा में होना चाहिए। और उसी में हम कहते हैं कि सिल्वर और गोल्ड अगर 10% आपके पास है हिस्सा, तो लंबी अवधि में आपको उसका फायदा हो जाता है जरूर। जैसे कि पहले भी बता रहे थे कि जो ग्लोबल फॉल इन कमोडिटीज हुआ है, कमोडिटी के दाम सभी कमोडिटीज के घटे, उसी के साथ साथ सिल्वर का भी घटा है। तो हमारा ये मानना है कि जिन निवेशकों ने ऊपर के स्तर पर अगर निवेश किया होगा, तो वो एवरेज कर सकते हैं, और अगले 3-4 सालों में जैसे ही वापस एक कमोडिटी की रैली आ सकती है, तो उसमें सिल्वर के दाम जो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे थे अगस्त 2020 में, उस स्तर तक शायद जाए, तो निवेशकों को एवरेज करने का फायदा हो सकता है। ओके, केडिया जी, क्या लग रहा है सिल्वर ईटीएफ में एंट्री का सही वक्त है क्या? जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं, इतनी गिरावट के बाद अब अच्छा मौका आ गया है, करीब करीब 28% इस साल टूट चुका है। देखिए, अगर चांदी की बात करें, नो डाउट हमारा भी व्यू लंबा तेजी का ही है, बट नो डाउट हमने जो 60,000 से इरोजन देखा है, डेट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। बिकॉज आज अगर आप पूरे मेटल्स की अगर बात करें, चाहे सोने के मुकाबले करें या पूरे बेस मेटल के मुकाबले, चांदी सबसे सस्ती है। इनफैक्ट मैं याद दिलाना चाहूंगा, मार्च 2020 के अंदर कॉपर का भाव 350 था, और आज भी अगर कॉपर देखें तो 620 के करीब ट्रेड कर रहा है। और उसी के मुकाबले अगर चांदी देखें तो अभी काफी अंडर परफॉर्मिंग, गोल्ड सिल्वर रेशियो 91 के करीब है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अगर रिवर्सल बनता है तो चांदी काफी अट्रैक्टिव बैठ रहेगी। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि चांदी को थोड़ा सा, नो डाउट पिछले 6 महीने में अंडर परफॉर्मिंग ज्यादा रहा है, बट चांदी का हमेशा 15 साल का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी जंप आता है, चाहे हम 2008 से 2011 की रैली भी देखें, तो वहां पे 16, 21, 26 और सीधा 75 ऐसे बड़े जंप आते हैं। तो आई थिंक जिन्होंने पहले ले रखे हैं उन्हें पेशेंस रखना चाहिए, बिकॉज सबसे सस्ता मेटल आज की डेट में अगर हम देखें तो चांदी है। तो लॉन्ग टर्म व्यू, जैसे थोड़ा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, बाइंग स्टार्ट होती है, तो चांदी में मुझे लगता है काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। बट ओवरव्यू उसको 2 से 3 साल का लेके चलिए, और डेफिनेटली ये डबल होने की भी गुंजाइश है, बिकॉज जिस ढंग से फंडामेंटल्स आगे जाके इंप्रूव होंगे, वो कहीं ना कहीं चांदी को बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे। बट व्यू लंबा रखिए। ओके, रवि जी, आपका व्यू चांदी को लेकर, आपको भी चांदी अब यहाँ से पसंद आ रहा है क्या? 29%, 28 से 29% इस साल तक टूट चुकी है, क्या एंट्री करे? और सिल्वर ईटीएफ सही बेट है क्या लगाने के लिए? जरूर से जो लोग इन्वेस्टर, इससे बेटर ऑप्शन है ही नहीं इंडिया में। जो लोग फिजिकल नहीं लेना चाहते या फ्यूचर में काम नहीं करना चाहते, इसके लिए सिल्वर ईटीएफ के अलावा कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है। मुझे लग रहा है कि एक सबसे बेटर ऑप्शन है, एंड आप ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि चांदी लगातार देखे तो अंडर परफॉर्मेंस काफी किया है। हालांकि 55,000 तक के लेवल से काफी अट्रैक्टिव लेवल हो गए, बट यस, ईटीएफ में इतना ज्यादा वैल्यू का मींस के आपको
वेट नहीं करना है। इसमें क्या करें, आप एक एक्यूमुलेशन करते रहे। अगर आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना है तो 40-50 रुपीज का तो यही रेट पे कर दे, और धीरे धीरे जो भी चांदी में गिरावट आती है या जो कंसोलिडेशन है आप एक्यूमुलेट करते रहे। मुझे लग रहा है कि चांदी अच्छा आउट परफॉर्म करेगी। थोड़ा बहुत ये चाइनीज हेडविंड्स एंड रशियन वॉर वाला जो सिचुएशन है उसके बाद में जो नया इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो स्टार्ट होगा, आई थिंक ये शायद आपको Q3 FY23 से देखने को मिल सकता है। मींस के जनवरी के बाद मुझे लग रहा है कि एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो तब अगर बाय करने जाओगे तब रेट ज्यादा होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल अट्रैक्टिव है, आपको एक्यूमुलेशन चालू कर देना चाहिए। चिंतन, आपको क्या ऐसे कौन से ट्रिगर लग रहे हैं जो चांदी के प्राइस को यहाँ से ड्राइव करेंगे, और अगर करंट लेवल पे कोई यहाँ पे निवेश करता है तो अगले एक साल में किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए सिल्वर ETF से? अगर हम देखें कि चांदी नहीं पर बाकी कमोडिटीज के दाम क्यों घटे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा है जो मुद्रास्फीति की दर अमेरिका में जो कल नंबर आए वो 41 साल 1981 से जो डेटा देखा गया है उसमें सबसे उच्चतम स्तर पर वहां पर इन्फ्लेशन आया है। उसके कारण जो वहां पे जो ब्याज दरें हैं वो और बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं लोग, और उसी के कारण और गिरावट देखी गई है कमोडिटीज में, क्योंकि डॉलर का दाम बढ़ते जा रहा है और बाकी करेंसीज और कमोडिटीज नीचे आ रहे हैं। अगले 4 महीने में हम देखेंगे कि जो YoY इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का जो दर आज उच्चतम स्तर पर दिख रहा है वो नीचे आते दिखेगा, क्योंकि सभी कमोडिटीज के दाम पिछले 3-4 महीने में 30-40% से गिरे हैं। तो जो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का जो डर है वो कम होगा, और जैसे जैसे वो डर कम होगा तो ब्याज दरें बढ़ने की जो तीव्रता है वो भी कम होगी, और उसी के साथ साथ एक टर्न अराउंड कमोडिटीज में देखा जा सकता है। और अगर आप 1 साल की बात करें या 2 साल की बात करें तो यहाँ पे जो यूनिट्स अक्यूमुलेट किए गए हैं उसमें अगर टर्न अराउंड होता है कमोडिटीज में तो इन्वेस्टर्स का एक अच्छा पैसा बन सकता है सिल्वर ETF में अगले 1-2 सालों में, अगर ब्याज दरें बढ़ना कम हो जाए और जो एक रिवाइवल हम कहते हैं, अगर रिसेशन होगा तो जरूर सभी एसेट क्लासेस में तकलीफ होगी, पर अगर रिसेशन नहीं हुआ तो जो बाकी कमोडिटीज के साथ साथ सिल्वर में भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और लेकिन कुल मिलाकर तीनों ही एक्सपर्ट्स का मानना है जो करंट लेवल है या इसके आसपास यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना कम दिख रही है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर आपका व्यू लंबा है तो आपके लिए अच्छा बेट है, सिल्वर ETF से बेहतर कुछ है नहीं, आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन नज़रिया आपको लंबा रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पर पैसे लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पहले कॉलर मयंक गुप्ता हैं यूपी से। कॉपर में आज क्या ट्रेड लेना चाहिए, इनका सवाल है। केडिया जी, क्या लग रहा है कॉपर में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए मयंक गुप्ता जी को? काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल है, गिर भी काफ़ी चुका है, तो ऐसा व्यू बताइए, क्या रिकवरी की उम्मीद ये कर सकते हैं? और इसलिए कि यहाँ पर शॉर्ट करना भी बहुत रिस्की हो जाएगा इन लेवल्स पर। बिल्कुल, कल का जो मूवमेंट था उसके बाद तो शॉर्ट करना भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बिकॉज कल के सेशन में हमने देखा प्राइजेस ने जैसे 630 का लेवल तोड़ा, इवनिंग सेशन तक हमने 615 का भी होते हुए देखा और रिकवरी इतनी फास्ट थी कि क्लोजिंग 632 पे रिकवर होता हुआ देखा। तो टेक्निकली हम देखें तो 880 से काफी ज्यादा ओवरसोल्ड में, तो करंट लेवल पे तो सलाह नहीं दूंगा मैं शॉर्ट करने की। मुझे लगता है प्राइजेस में कल का जो लो मारा था वहां से मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि प्राइजेस में 620-21 के आसपास भी अगर मिलता है तो बाइंग करके चलिए। प्राइजेस 630 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा तो 628 पे हम एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो शॉर्ट अवॉइड कीजिए, मार्केट में एक बाउंस एक्सपेक्टेड है जो 628 तक का लेवल कॉपर दिखा सकता है। ओके, रवि जी, आपको क्या लगता है? क्रिश हैं दिल्ली से, उनका भी सवाल कॉपर पर ही है, तो आपको कॉपर में क्या लगता है? आप भी खरीदने की सलाह देंगे इन लेवल्स पे गिरावट पर? जरूर से 620 का एक अहम सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट के करीब आता है तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रा जा सकता है। हालांकि ये ट्रेड अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का हो तो ही करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे आज यूएस ओपन होगा, कल की जो इम्पैक्ट है यूएस ने सीपीआई इन्फ्लेशन की इतनी बड़ी ली नहीं थी, उसके फाइनेंशियल मार्केट हो या डॉलर इंडेक्स हो या बॉन्ड यील्ड हो, लग रहा है कि आज जिस हिसाब से अभी मार्केट मूव कर रहा है या बॉन्ड यील्ड उसकी मूव कर रहे हैं, शायद इवनिंग में बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, ऐसा अभी इनिशियल एस्टिमेट से लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज इवनिंग थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो सकता है। ये वोलेटिलिटी में आप 620 के करीब बाय करें। आई थिंक कि ये ट्रेड कल तक होल्ड करे। 615 का स्टॉप लॉस लगाए, अपर साइड एक लिमिटेड बट 630 तक का एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं, राज हैं
जयपुर से चांदी को लेकर जानना चाह रहे कि क्या ट्रेंड है, चांदी 60,000 तक कब तक पहुंच जाएगी। केरिया जी, काफ़ी बात हुई है चांदी पे, इनको भी बता दीजिए कब तक 60,000 तक पहुंच सकती है। देखिए, टाइमिंग तो अभी जो प्रेशर बना हुआ है वो फेड को लेकर बना हुआ है। जिस ढंग से रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोने, चांदी और बाकी कमोडिटी पे या पूरे कमोडिटी पैक पे दबाव है। मुझे लगता है नए जो क्लूज बनेंगे वो अगस्त फर्स्ट वीक के बाद ही बनेंगे। हाँ, एज ऑफ नाउ वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा, इनफैक्ट कल के सेशन में हमने जो रिकवरी देखी 1,500 पॉइंट की देख ली हमने। तो मुझे लगता है कि अगस्त से जैसे ही एक अपडेट आए फर्दर रेट हाइक नहीं होगी तो ईयर एंड तक वापस एक पुल बैक जो रहेगा वो मुझे लगता है करीबन 60-61 हजार के आसपास मिल जाएगा। तो 60 का अगर व्यू लेके चल रहे हैं ये, तो मुझे लगता है अक्टूबर एंड नवंबर तक एक बार 60 का जंप वापस देखने को मिल जाएगा। चलिए, अगले दर्शक पवन है हिसार से, एक साल के लिए ग्वार का टारगेट जानना चाह रहे हैं, हाजिर के कारोबारी है। केरिया जी, क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, गवार में हमने देखा कि जिस ढंग से स्विंग बढ़ी है और साथ में जो स्लो डाउन के कंसर्न की वजह से जो डिमांड है वो ड्रॉप होने की वजह से प्राइसेस ने ऑलरेडी काफी बड़ा लीप डाउन साइड का ले चुके हैं। तो साइकोलॉजिकली 5,000 का एक लेवल है वो सपोर्टेड बन चुका है। बट अनलेस एंड अनटिल 5450 के ऊपर नहीं जाता है तब तक थोड़ा बोलना मुश्किल है। मार्केट कंसर्न इनका व्यू एक साल के लिए, बट एक साल से पहले क्रॉप क्या होगी ये सब देखना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है अक्टूबर तक का अगर व्यू लेके चले तो मुझे लगता है जो भी स्विंग बढ़नी है, डिमांड में ड्रॉप है, वो 49 या 5,000 का लेवल देख चुके हैं हम लोग। अप साइड में मुझे लगता है 5400 का लेवल तो 5800-5850 का एज ऑफ नाउ इमीडिएट टारगेट रहेगा। एक साल के लिए वेट कीजिए क्योंकि अभी स्विंग के फिगर्स, डिमांड और काफी फैक्टर्स आने बाकी, क्योंकि यूएस भी प्रोडक्शन जिस ढंग से बढ़ा रहा है ये गवार गम को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा बिकॉज रुपी भी गिरावट दे रहा है। बट इन सबकी क्लैरिटी स्लो एंड स्टडी आएगी। तो टाइमिंग 5450 से 5850 तक का लेवल आप व्यू लेके चलिए। ओके, रवि जी, आप क्या सलाह देंगे? आपको एक साल में कहां तक जाता हुआ ग्वार दिख रहा है? खरीदना है तो किस लेवल पे खरीदे, कितना इंतजार करें और गिरने का? जरूर से जो नियर टर्म फंडामेंटल्स है उसमें मुझे लग रहा है कि कोई इतना उत्साह नहीं है। एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से बारिश हो रहे या गुआर में वैसे भी देखे तो वो प्रोडक्शन ऑलरेडी लास्ट 10 ईयर में 50% भी नहीं रहा। तो प्रोडक्शन की और सप्लाई की वहां ज्यादा चिंता नहीं रहती। मेजरली अगर रशिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है गुआर गम एक्सपोर्ट का, तो वहां से जब तक सप्लाई रिस्टोर नहीं होगी कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आई थिंक पोस्ट वॉर या जब यूक्रेन एंड रशिया के बिटवीन कुछ वॉर खत्म होता है उसके बाद ही कोई बड़ा लंबा आउटलुक आपको वहां मिल सकता है। अदरवाइज मेरा मानना है अट्रैक्टिव लेवल 5,4900 तक के लेवल पे आए तो वहां पे आपको निवेश करना चाहिए। आई थिंक 4700 का काफी अहम सपोर्ट है। अपर साइड लिमिटेड टारगेट 5600 से 5700 तक देखने को मिल सकता है। 6000 का लेवल शायद लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, अगले दर्शक है अनूप सिंह है राजस्थान से, सरसों में क्या करना चाहिए? केरिया जी, क्या लग रहा है मस्टर्ड में यहाँ से? देखिए, अगर सरसों की बात करें या पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कंटिन्यू ग्लोबल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्शन या जो डिमांड है उसका कंसर्न था जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव बढ़ा। बट सरसों के केस में हमें लगता नहीं है कि मार्केट में कोई इतना फ्रीफॉल जैसी सिचुएशन रहेगी क्योंकि आगे सोइंग भी होनी है और एडिबल के लिए गवर्नमेंट ने जो एक्शन प्लान बनाया उसकी वजह से प्राइस को थोड़ा सपोर्ट मिला। टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइजेस 6900 के इर्द गिर्द थोड़े बहुत ट्रेड होते रहेंगे। कोई एक्स्ट्रा फॉल नहीं है बट प्राइस का अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा क्योंकि इस बार सोइंग वापस अगर बढ़नी है तो गवर्नमेंट डेफिनेटली इस पर एमएसपी का भी रोल अच्छा रहेगा। जिस ढंग से हमने सोयाबीन में 9% की एमएसपी में गेन देखा है तो सरसों में मुझे लगता है कंसोलिडेशन रहेगा जो प्राइस 6,800 से लेकर 7,000 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। रैपिड फायर फटाफट से सवाल जवाब करते हैं। गूगले हैं महाराष्ट्र से, नेचुरल गैस इन्होंने 3 लॉट 532 रुपए पर लॉन्ग कर रखा है, खरीद रखा है। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। रवि जी, क्या टारगेट है आपका नेचुरल गैस पर और क्या स्टॉप लॉस देंगे इनको? आपने अभी इनका मनी है, मुझे लग रहा है कि एक लॉट आप 10-10 रुपए के डिफरेंस पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप रखो। अपर साइड मेरा टारगेट 555 तक का है, वहां से अगर आता है तो प्राइसेस में मुनाफा वसूली कर लेने। स्टॉप लॉस आप 530 का मेंटेन करें। खरीदारी के ऊपर ही रख ले तो अच्छा नहीं होगा ताकि जो भी मुनाफा है कम से कम वो बच जाए। जरूर से, बट ये कमोडिटी काफी वॉलेटाइल है तो वॉलेटिलिटी शायद प्रिवेल करेगी तो बाद में जैसे ही यूएस ओपन होगा एक वॉलेटिलिटी प्राइसेस में चालू हो जाएगी। तो 530 का स्टॉप लॉस अच्छा है। इन ये लेवल काफी बड़ा ब्रेकआउट भी था जो आज उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि 555 तक एटलीस्ट रुकना चाहिए।
यशवर्धन है सांगली से, हल्दी और ग्वारगम का 3 महीने का आउटलुक जानना चाह रहे थे। केडिया जी। गवारगम में जैसे मैं बताया मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट अगर हम टाइमिंग अगर फैक्टर्स की बात करें तो प्राइजेस 10,200 के ऊपर होल्ड करते हैं, तो हम लोग 10,800 से 11 का लेवल देख सकते हैं, बट व्यू थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा बारिश और स्विंग को देख के। वहीं हल्दी की बात करें तो स्विंग तो अच्छी बताई जा रही है एज ऑफ नाउ, डिमांड और स्टॉक पोजीशन को देखते हुए प्राइजेस में दबाव जरूर है, बट 7700 का एक बेस बना चुका है। प्राइजेस 7700 से 8350 का ये जोन में ही रहेगा, तो हायर साइड एज ऑफ नाउ 8350 दिखाई देता है। केडिया जी, स्पाइसेस फ्यूचर ऑप्शंस कल से शुरू हो रहा है, वक्त 1 मिनट है, 30 सेकंड आप दोनों मेहमानों के लिए। क्या लग रहा है कितना गेम चेंजर हो और स्पाइसेस के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए कितना फायदे का ये टूल्स होगा? देखिए, जिस ढंग से अगर हम देखें मार्केट में वॉलिटिलिटी काफी बढ़ी है पिछले 1.5-2 सालों में, ऐसे टाइम पे ऑप्शन का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। नो डाउट हमने एग्री के अंदर थोड़ा सा समझना एक इंपॉर्टेंस होता है, बट मुझे लगता है हल्दी, जीरा और धनिया की बात करें, इसके जो ऑप्शंस है वो काफी कारगर रहेंगे, बिकॉज एक्सपोर्ट कमोडिटी है और काफी इंटरनेशनल कमोडिटी में हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट बेचते हैं तब फ्लक्चुएशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई थिंक कल से जैसे ये ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं इनको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। काफी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर के बिना पे, और फार्मर्स के लिए भी काफी अच्छी चीज है, क्योंकि जब क्रॉप लगाते हैं तब भाव कुछ और होता है, जब अराइवल आता है तब भाव में गिरावट। तो ऐसे टाइम पे आप ऑप्शन के जरिए हेज करके भी काम कर सकते हैं। तो काफी फ्रूटफुल प्रोडक्ट है और मोस्ट वेलकम प्रोडक्ट रहेगा एग्री के लिए। रवि जी, आपको किस तरह के रिस्पांस की उम्मीद आप कर रहे हैं यहाँ से, और क्लाइंट का किस तरह का रिस्पांस है ये होने वाला है स्पाइसेस ऑप्शंस? जरूर से, हमने कल ही इवनिंग में इसके ऊपर एक एलसीडीएक्स के साथ सेमिनार कर भी लिया, एंड पर्टिकुलर काफी अच्छा रिस्पांस इंडस्ट्री की ओर से आने की उम्मीद है। हालांकि जो गुआर में अभी ऑलरेडी ऑप्शन चल रहा है, एक वॉल्यूम थोड़ा बहुत कंसर्न रहेगा। अगर जिस हिसाब से हम देखें तो क्रूड एंड नेचुरल गैस में ऑप्शन के जरिए काफी अच्छा ट्रेड हो रहा है। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में, क्योंकि तीनों स्पाइसेस में इंडिया प्राइस टेकर नहीं, इंडिया प्राइस पूलर है, मीन्स यहाँ पे ही तीनों की प्राइस डिस्कवरी होती है। तो ग्लोबली भी देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी हमने फॉरेन पार्टिसिपेशन को भी धीरे धीरे अलाउ कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक अच्छी चीज है। एंड ये जो क्योंकि ये तीनों में वॉल्यूम क्यों नहीं था, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी थी, बट ऑप्शन आने से मुझे लग रहा है कि तीनों की जो बेस कमोडिटी है, लाइक तीनों के फ्यूचर है, उसको भी फायदा होगा। लोग स्ट्रेटेजी करेंगे, जैसे अजय जी ने बताया कि फ्यूचर एंड वर्सेस ऑप्शन स्ट्रेटेजी आएगी, तो फ्यूचर में भी इसका फायदा मिलेगा और वॉल्यूम का भी फायदा मिल सकता है। शुक्रिया आपका केडिया जी, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम फंडामेंटल्स पर चर्चा भी की और दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने की कोशिश की आप लोगों ने। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।